नमस्कार, मी निशांत. आपण पाहत आहात युसीएन न्यूज. लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. देशात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. 7 टप्प्यांमध्ये या निवडणुका होणार आहेत. विदर्भाबाबत बोलायचं झालं तर विदर्भात 2 टप्प्यांमध्ये या निवडणुका होणार आहेत. नागपूर विभागात 5 मतदारसंघांमध्ये येत्या 19 एप्रिल रोजी निवडणूक होऊ घातलेली आहे. मतदान होणार आहे. ही निवडणूक मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततेत पार पडावी यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. नागपूर जिल्ह्याबाबत बोलायचं झालं तर जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे आणि काय नियोजन करण्यात आलं आहे, येत आहे याबाबत माहिती देण्यासाठी नागपूर जिल्ह्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर आज आमच्या स्टुडिओत आहेत. सर, आपलं युसीएन स्टुडिओत खूप खूप स्वागत. थँक्यू. माझ्यासोबत माझे सहकारी दिव्येश द्विवेदीसुद्धा आहेत. ते सुद्धा सरांना प्रश्न विचारणार आहेत आणि मराठी हिंदीमध्ये आम्ही मुलाखत घेणार आहोत. तर जसं आपण नागपूर जिल्ह्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी आहात, तर निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात काय नियोजन करण्यात आलं आहे? फर्स्ट फेजमध्ये नागपूर हा मला वाटतं की सगळ्यात मोठा जिल्हा आहे जो इलेक्शनला सामोरं जाणार आहे येत्या 19 तारखेला. तर इलेक्शनची तयारी करत असताना इलेक्शन 1-2 दिवसामध्ये आमचं प्रिपेअर नसतं होत. आम्ही मागच्या 1 वर्षापासून आपण याच्यामध्ये तयारी करत आपण बघितलं की याची तयारी मतदार संख्या वाढवण्यापासून सुरू झाली होती आणि इथेच आपण एक सेशन घेतला होता की नवीन मतदार आपण एनरोल करून आणि त्याचं रेकग्निशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाने सुद्धा घेतलं आणि नागपूर जिल्ह्याला त्यासाठी बेस्ट इलेक्टोरल प्रॅक्टिसेस हा अवॉर्डसुद्धा मिळालेला आहे. आणि आता प्रॉपर आता एक्झामिनेशन आता आलेली आणि महातेवर आम्ही त्याला महातेवर म्हणतो आणि आता जो 19 तारखेला आपण करणार जवळपास नागपूरमध्ये 2 मतदारसंघ आहे, 9 रामटेक आणि 10 नागपूर. दोन्ही मिळून जवळपास 4500च्या वर मतदार बूथ आहेत. 43 लाखाच्या वर मतदार या मतदारामध्ये मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेणार आहे. जवळपास आता नागपूरमध्ये 26 कॅन्डिडेट आहे आणि रामटेकमध्ये 28 कॅन्डिडेट उभे राहणार आहे आणि प्रचारसुद्धा सुरू झालेला आहे. आता दोन्हीकडून तयारी सुरू झालेली आहे. आमचं नॉमिनेशन संपलेले आहे, सिम्बल अलॉटमेंट संपलेलं आहे, बॅलेट पेपर छापणं सुरू आहे. आता आमच्या मशीन्स प्रिपेअर होईल, ट्रेनिंग सुरू झालेले आहे. सगळे ऑब्झर्वर्स बाहेरून जे येतात सिनियर ऑफिसर्स ते सुद्धा आलेले आहेत. त्यामुळे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह साईडलाही तयारी बऱ्यापैकी झालेली आहे आणि याच्यामध्ये वी कॅनॉट डिले. रोज दिवस तुम्हाला काय करायचं ठरवून दिलेलं इलेक्शन कमिशनने, त्याला आम्ही इलेक्शन प्लॅनर असं म्हणत असतो. आणि त्यामुळे आज काय करायचं आहे, 2 एप्रिलला काय करायचं आहे, 3 एप्रिलला अप टू 4 जूनपर्यंत काय करायचं आहे ते सगळं ठरलेलं आहे. त्यामुळे आम्ही प्रशासनाचा एकच एम आहे की ज्या प्रकारे आम्ही मतदार वाढवले त्याच प्रकारे अपकमिंग इलेक्शन फ्री अँड फेअर तरीक्याने झालं पाहिजे, हेच आमचं लक्ष्य आहे. सर, उम्मीदवारों की तो एक तरीके से परीक्षा रहती है चुनाव में, लेकिन जो प्रशासन है उसकी भी बड़ी परीक्षा रहती है. किसी को अगर ये लगता हो कि अधिकारी की जॉब बहुत इजी वे में है तो उसे चुनाव के दौरान किसी आईएएस अधिकारी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए. आप 4:30 बजे तक सुबह अपने घर वापस लौट रहे हैं ऑफिस से. मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, इसमें आप लोगों की भूमिका है. आपने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो उसको लेकर तैयारियों की जानकारी तो आपने दे दी, पर एक बड़ा निर्धार आपने खुद सुनिश्चित किया है कि आप जिले में 75% मतदान कराएंगे. इसके बारे में बताइए कि किस तरीके का आखिर ये आपने नियोजन किया है और क्या 75% मतदान के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है, पाया जा सकता है? मुझे लगता है कि आपने जो भी वर्ड यूज़ किया परीक्षा तो है, बट उससे ज़्यादा हमारे लिए आनंद का पीरियड है कि हम तो साल में कई त्यौहार मनाते हैं, बट इलेक्शन ऐसा त्यौहार है कि जो हमारे 5 साल में एक बार आता है, सबसे बड़ा त्यौहार हम करके मनाते हैं. तो इस इलेक्शन को एज हमने चैलेंज लिया है. जैसे कि 1 साल पहले भी हमने चैलेंज लिया था कि लोग कहते थे कि यंग वोटर्स एनरोल ही नहीं होते. वो चैलेंज हमने लिया. हमने मिशन यूआईएन का एक योजना, एक एक्टिविटी हमने जिले में सबको इन्वॉल्व किया. नीचे से हमारे तलाठी, हमारे ग्राम सेवक से लेके कलेक्टर, एसपी, सीपी, सीओ सब ने हम एक टीम बना के, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी टीम एक्टिविटीज़ इलेक्शन टीम. अगर टीम में कोई भी कच्चा रहा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए हर एक का रोल इसमें महत्वपूर्ण है. तो हमने जो देखा, जब कमीशन की जब मीटिंग्स होती है, हमारे सीईसी सर, हमारे सीओ सर जब मीटिंग लेते तो ये देखा गया है कि अर्बन एरिया में वोटिंग बहुत कम होती है. उसको हम टर्म दिया है कमीशन ने कि अर्बन अपैथी, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में लोग मतदान करने जाते हैं. जैसे आप देखेंगे तो हमारा 19 का जो परसेंटेज है वो 54% है नागपुर सिटी का. तो कहीं ना कहीं हमको ये था कि 75 तो डिस्टिंक्शन, इसलिए हमने उसका नाम भी दिया कि मिशन डिस्टिंक्शन, कि हम जिस तरह से ये एग्ज़ाम है, आपने कहा परीक्षा है, तो परीक्षा में डिस्टिंक्शन से पास होना है. तो अभी हमने तो हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी पूरी कर ली. अभी जवाबदारी नागपुर के नागरिकों की है कि उन्होंने 19 तारीख को घर से बाहर निकल के अपने करीबी
जो मतदान केंद्र पर जाके मतदान करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे हमने उसके अंदर वर्टिकल्स हमने लिए हैं कि कौन से मतदार को टारगेट करना है। जैसे इसमें हमारे 4-5 मेजर वर्टिकल्स है। एक है यंग वोटर्स, तो उसके लिए हमने स्वीप आइकॉन्स बनाए हैं। जैसे कि उसमें हमारे जो अभी जिसको एशियन मेडल मिला है ओजस देवतड़े को बनाया है, फिर ज्योति आमगे हमारी ऑलरेडी है, अभी जिनको पद्मश्री मिला डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, उनको ऐसे जो नामांकित लोग हैं उनको हमने आइकॉन बनाया सो दैट उनके फील्ड में लोगों को वो इन्फ्लुएंस करे और वो आके मतदान करना चाहिए। फिर हमारा जो प्लानिंग है वो मैक्रो टू माइक्रो है। उस मैक्रो में हम बड़े बड़े इवेंट्स भी लेने वाले हैं। जैसे अभी आने वाले 6 तारीख को कस्तूरचंद पार्क पे हम एक बड़ा प्लेज का एक्टिविटी लेने वाले हैं, जिसमें लगभग 7,500-8 हज़ार हर लोग आएंगे। बच्चे भी आएंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स भी आएंगे, ट्रांसजेंडर्स भी आएंगे, पुलिसमैन भी आएंगे, शासकीय कर्मचारी भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगे, सो दैट हर तरह का सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन हो। उसके बाद हमने जिस मतदान केंद्र पे अभी हमारे पास 180-200 मतदार बूथ है जहाँ पे 20%, 30% ऐसे भी मतदार, तो उसको हम टारगेट करें, वहाँ पे जाके हम पिन पॉइंट अवेयरनेस करेंगे और इसमें सभी इन्वॉल्व है। कल ही म्यूनसिपल कमिश्नर सर रवीश चौधरी सर के साथ भी हमारी बैठक हुई, वो भी बहुत एक्टिवली इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा ये टारगेटेड हम करेंगे तो उसमें ज़रूर हमको सक्सेसफुल मिलेगा। हमको जैसे 50 अगर आप एग्जांपल लेंगे कि नागपुर मतदार संघ जब अगर लेते हैं उसमें 2200 से 2300 पोलिंग स्टेशंस है, तो मुझे हर पोलिंग स्टेशन पे 100-200 से मतदान और बढ़ाना है जो लास्ट है, तो मैं अपने आप मेरा 70% अचीव होगा। तो हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब आपके माध्यम से आपने सब नागपुर की जनता को बताना चाहिए बार बार। 19 तारीख तक रोज़ आपने उनके दिमाग में हैमर करना चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत जो डेमोक्रेसी ने दी है वोटिंग का राइट है, तो उसका आपने 19 तारीख को उस राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा ये है कि बहुत बार ये होता है कि मतदाता अपनी इच्छा के बाद में भी ये चीज़ें उसके पास में रहती है, फिर भी वो मतदान केंद्र नहीं जाता है मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने। लेकिन बहुत सारे मतदाता रहते हैं जिनकी अलग तरह की मजबूरी भी रहती है, कई तरह की शारीरिक दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। एक अच्छा इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसे मतदाताओं को लेकर लिया गया है। मुझे लगता है कि आप इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी देंगे तो ऐसे अगर कोई मतदाता होंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिले। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने सामने लाया है। उसमें ऐसे वोटर्स को हम एब्सेंटी वोटर्स बोलते हैं। इसमें 4 प्रकार के एब्सेंटी वोटर्स है। एक PWD जो दिव्यांग है 40% एंड अबव, सेकंड है अपने सीनियर सिटीजन जिनका उम्र 85 के ऊपर है। बाद में इसमें कोविड के भी लोग आते थे, लेकिन अभी कोविड हमारे पास नहीं है तो वो नहीं आए। और तीसरा इसेंशियल सर्विसेज के। तो उसमें लिए कमीशन के गाइडलाइंस थे कि जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम जाहिर हुआ उसके बाद से नॉमिनेशन जैसे शुरू हो गए, नॉमिनेशन से 5 दिन तक हम ऐसे लोगों के घर पे जाके उनको 12D का फॉर्म हमने दिया है। और बहुत सारे लोगों ने, लगभग 1500-1600 लोगों ने ये फॉर्म 12D भर के वापस दिया है। ऐसे लोगों के यहाँ, ऐसे मतदाताओं के यहाँ जो दिव्यांग है, जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते, जो बुजुर्ग है, जो बेड रिडन है, उन और जिन लोगों ने 12D फॉर्म भर के हमको दिया है उसकी यादी हमारी बन गई है। उनको मतपत्रिका लेके हम उनके घर जाएंगे और उनसे घर पे ही उनके मतदान हम कराएंगे, सो दैट उनको मतदान के दिन अपना फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उनको जाने की मतदान केंद्र पे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लगभग नागपुर में 1600 लोगों का हमारे फॉर्म भर के आए हैं और ग्रामीण में भी उतने ही आए हैं। तो इनके घर पे हम टाइम टेबल देंगे, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे, सबके कंसेंट के साथ एक रूट तैयार होगा, उसमें पोलिंग एजेंट होगा, पुलिस वाला होगा, कैमरामैन होगा, और हम बता के उनके घर पे जाके गोपनीय तरह से उनका मतदान करवा लेंगे। परीक्षेची गोष्ट निघालेलीच आहे, ते एक परीक्षा आपण पास केलेलीच आहे, जसं नवमतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी, आणि त्यासाठी आपल्याला पुरस्कृत देखील करण्यात आलेला आहे। एक्झॅक्ट ते युवा मिशन जे होतं ते एक्झॅक्ट काय संकल्पना होती? त्याच्यामध्ये कमिशनचं असं म्हणणं आहे की जेव्हा आपण इलेक्टोरल रोल आपला असतो आपण त्याला एज निहाय करतो। त्यांचं म्हणणं आहे की जेवढंही लोकसंख्या आहे त्याचे कमीत कमी 5% तरी मतदार हे 18 ते 19च्या वयातले असावे। पण जेव्हा मी ॲनालिसिस केलं नागपूर तेव्हा ते कमी होतं, त्यामुळे आपण हा मिशन लॉन्च केला। त्यामध्ये आम्ही 17 ते 19 वर्षातल्या युवकांना आम्ही टार्गेट केलं। आणि हे कुठे भेटणार, तर हे सगळे मुलं विद्यार्थी आहे, हे कॉलेजमध्ये, मग आम्ही युनिव्हर्सिटीसोबत टायअप केलं, मग आमचे सेकंडरी एज्युकेशन ऑफिसर आहेत जे 12वीचे कॉलेज त्यांना टायअप केलं, आणि आम्ही एक लिस्ट बनवली की कोणत्या कॉलेजमध्ये किती मुलं आहेत, त्यांचं वय काय, आणि कॉलेजमध्ये जाऊन जवळपास आम्ही 350-400 कॅम्प आम्ही त्या 6 महिन्यामध्ये घेतले आणि तिथे रजिस्ट्रेशन आम्ही करून घेतलं। जवळपास 1-1.5 लाख आम्ही हे विद्यार्थ्यांना एनरोल करून घेतलेलं आहे। त्याच्यातले ज्या दिवशी ते 18 वर्षाचे होईल त्या दिवशी त्यांचं नाव त्या मतदार यादीमध्ये रिफ्लेक्ट होईल। तर त्यापैकी जवळपास 80,000 मतदारांची नावं या मतदार यादीमध्ये आहे, आणि जेणेकरून ते लोक येत्या 19ला इथे मतदान करू शकेल। हे सगळं आम्ही लॉजिस्टिक करून, याच्यामध्ये खूप मोठी एक्सरसाइज होती,
ऑफिसर्सपासून टीचर्सपासून BLO, त्या कॉलेजचे हेडमास्टर, त्या कॉलेजचे शिक्षक, सगळ्यांचं, मग आमचे SDMs, आमचे तहसीलदार, आमचे सगळ्यांनी मिळून त्याचं मायक्रो प्लॅनिंग करून आणि जवळपास ही एक्सरसाइज 6 महिने चालली आणि त्याचं फलस्वरूप आहे की तुम्ही बघत आहे आपलं इलेक्ट्रल रोलमध्ये आता आपलं जे युवकांचं पर्सेंटेज आहे ते 2.7 to 2.8% आहे, ते जे की 0.5 to 0.7% होतं. जवळपास आम्ही 2% त्याच्यामध्ये वाढ केलेली आहे आणि वी आर हॅपी. आता नेक्स्ट चॅलेंज है फ्रॉम मिशन UIN टू मिशन डिस्टिंक्शन. सर मतदाता यादी को लेके अब मेरा सवाल है, एक हमारी जो सामान्य प्रैक्टिस है कि अगर मतदाता यादी में हमें सुधार करवाना है या किसी तरीके के बदलाव हैं, हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा समय समय पर कई कार्यक्रम लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उस समय बहुत ज़्यादा ऐसे सुधारों को लेकर उत्साहित नहीं होते। लेकिन ऐन समय पर जिस दिन मतदान होता है उस दिन जाके अगर वो जा रहे हैं किसी मतदान केंद्र में, उनको उनका नाम नहीं मिल रहा है, उसमें किसी तरीके की त्रुटि निकल रही है, तो वो अलग तरह की वो थोड़ा सा गुस्से में या जो प्रशासन की गलतियां हैं उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके बारे में बोलते हैं। तो ऐसे मतदाताओं के लिए आपकी क्या अपील है और मतदाता सूची में क्या अब भी सुधार की किसी तरीके की गुंजाइश और वो व्यवस्था चल रही है? नहीं, ये बहुत क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका नाम सही जगह पे होना चाहिए और सही प्रारूप में आपका नाम होना चाहिए. इसके लिए हम फॉर्म 7 और फॉर्म 8 करेक्शन के लिए हम भर लेते हैं. इस बार भी हमने लगभग 70-80 हज़ार लोगों के करेक्शन कर लिए हैं. तो जब समरी रिवीजन होती है कमीशन की तब बड़े पैमाने पे इंटेंसिवली कार्रवाई होती है. इसमें 2 प्रकार है, एक तो हमारे BLO घर जाते हैं या फिर दूसरा इस बार कमीशन ने IT बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, IT बेस्ड वेब पोर्टल्स, ऐप्स बनाए. उसमें नागरिक मतदार अपना खुद का भी देख सकता है. ये कार्रवाई अपना नाम डिलीशन करना, अपना नाम शिफ्ट करना, ये कार्रवाई नॉमिनेशन से 10 दिन के पहले तक हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन आने के बाद हमारे ARO को हमको उसका इंक्वायरी करना, उसका सच्चाई ढूंढना और उसका डिसीजन लेने में टाइम लगता है. तो आज की घड़ी में तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितने कॉल्स हमको लास्ट इलेक्शंस में आए थे उससे कम ही कॉल इस बार आए कि हमारा नाम ही नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है. तो मुझे लगता है कि इस बार अच्छे से रोल प्यूरीफाई हुआ है. बट जो अभी लोग बच गए जिन्होंने अपने नाम ऐड नहीं करवाए हैं, तो उनको लिए अभी इलेक्शन के बाद फिर पोर्टल खुलेगा, तब वो लोग अपना करवा सकते हैं. मतदानाची टक्केवारी वाढेल ही आपण अपेक्षा करूच शकतो, पण निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच आचारसंहिता देखील लागू झालेली आहे आणि त्याअंतर्गत अनेक कलमेसुद्धा लागू करण्यात आल्या आहेत. पण सामान्य नागरिकांना या कलमांबाबत फार कमी माहिती आहे. तर सामान्य नागरिकांनी काय करावं, काय नाही करावं, म्हणजे जेणेकरून त्यांच्यावर असा कुठल्याही प्रकारचा आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल होऊ नये. नाही, याच्यामध्ये आचारसंहिता इट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो आणि इट इज अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो. त्याच्यामध्ये आपली मोरॅलिटी, त्यामुळे क्लिस्टर क्लिअर त्याच्यामध्ये गाईडलाईन्स कमिशनचे आहे. काही गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन्सला असतं, काही पॉलिटिकल पार्टीजला असतं आणि काही आम नागरिकांना असतं, आणि त्याच्यामध्ये क्लिअर कट दिला आहे काय करू शकतो आणि काय करू शकत नाही. तर त्याच्याकरिता म्हणजे मॉडल कोड ऑफ कंडक्टचं हेच आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये यू शुड नॉट इन्फ्लुएन्स द वोटर्स. त्यासाठी याच्यामध्ये मग मसल पॉवर, मनी पॉवर, इन्फ्लुएन्सला कमी करण्यासाठी 2-3 प्रकारच्या कारवाई आपण इथून करत असतो. एक आहे फ्लाईंग स्क्वॉड्स असतात आपले, ते गाडीमध्ये बसून ज्यांना काही कंप्लेंट आली तर आपण जाऊन तिथं लगेच त्याचं व्हिडिओग्राफी करून त्याच्यावर ॲक्शन घेत असतो. दुसरं असतं आम्ही जवळपास पूर्ण सिटीमध्ये 45 ते 50 फिक्स पॉईंट ठेवलेले आहे की जिथून कॅश किंवा अल्कोहोल किंवा गोल्ड किंवा सिल्वर कसलाही हे ट्रान्सपोर्ट होऊ शकते. तिथं आमची रेग्युलर आमची चेकिंग असते. आपण काही प्रमाणामध्ये कॅश सीजर पण यावेळेस केलेलं आहे. त्यामुळे दुसरा CVGIL एक नवीन ॲप आहे. त्याच्यामध्ये कोणत्याही नागरिकांनी जे CVGIL ॲप जर आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड केली आणि त्याच्यावरून त्याला वाटलं की इथं आचारसंहिता भंग होत आहे, कोणत्या मतदाराला काही पैसे वाटप चालू आहे, कुछ तरी फोटो काढून लगेच पाठवावा आणि ते 50 मिनिटामध्ये आम्ही त्याचं रिझॉल्युशन जाऊन आमची फ्लाईंग स्क्वॉड जाऊन तिथे त्याला पकडेल, त्याच्यावर गुन्हे दाखल करेल किंवा जर खोटी तक्रार असेल त्याला आपण ड्रॉप डाऊन करू शकतो. त्यामुळे फुल प्रूफ आहे आणि याच्यावर आपल्याला जिल्ह्याची यंत्रणा बरोबर काम करत आहे की नाही करण्यासाठी बघायला बाहेरून ऑब्झर्व्हरसुद्धा येतात. दे आर व्हेरी सिनियर ऑफिसर. ते रोज आपला आढावा घेतात की जिल्हा प्रशासन म्हणजे इलेक्शन मशिनरी कशाप्रकारे काम करतात, त्यांचं पूर्ण लक्ष याच्यामध्ये असते. त्यामुळे मला असं वाटतं की आता त्याची ॲक्टिव्हिटी अजून ॲग्रेसिव्ह आम्ही ते करू, कारण आता नॉमिनेशन भरून झालेलं आहे, कॅन्डिडेट फायनल झालेलं आहे. त्यामुळे मागच्या 4-5 दिवसापासून आमची ॲक्टिव्हिटी अजून वाढलेली आहे आणि ते कंटिन्यू लास्ट 48 आवर्सपर्यंत ते आपण ॲग्रेसिव्हली ते करणार आहोत. आपने स्वीप का जिक्र किया, स्वीप के बारे में बताया. मुझे लगता है कि हमारे ऐसे दर्शक जो कहीं ना कहीं मतदाता का जो कार्यक्रम है या आपका जो इनिशिएटिव है कि 75% मतदान उनके शहर में होना चाहिए,
तो वो जन जागृति अभियान और बाकी जो प्रशासन का जो काम है, बड़ा इनिशिएटिव है, उसके साथ में जुड़े तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है, किस तरीके से आपसे अप्रोच कर सकता है, प्रशासन से अप्रोच कर सकता है, और किस तरीके के काम को करके वो अपने आसपास में मतदान का प्रतिशत बढ़ा सकता है, अगर इसका आप मार्गदर्शन। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देके इसका आंसर दूंगा कि सोसाइटी का हर बंदा, हर व्यक्ति स्वीप एक्टिव में जुड़ सकता है। जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया है कि जो मैंने बोला कि जिस मतदान केंद्र के एरिया में मतदान कम है वहाँ पे हम BAGs, बूथ लेवल अवेयरनेस, हम ये करेंगे। उसमें आप जब हम रात को वहाँ पे आएंगे, चर्चा करेंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो व्यवसायी के वो जुड़े पूरा। फॉर एग्जांपल कुछ होटेलियर्स मेरे साथ आए थे, बोले कि सर हम भी कुछ जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने बोला आप क्या करना चाहते हो? बोले कि सर जो 19 तारीख को शाही लगा के आएगा उंगली पे, उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे। फिर कुछ व्यवसाय के उन्होंने बोला कि सर हम आपकी फ्री में स्वीप का ऐड करेंगे कि हम 19 को मतदान करेंगे, उनके पैम्पलेट पे छापेंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, जैसे हमने शुरू किया है कि जो हमारी मेडिकल स्लिप है उस पर ठप्पा मारेंगे कि 19 को मतदान करो। हर चीज़ में आने मुझे ऐसा लगता है कि 19 तारीख तक दिन में जितने बार हो सके उतने रिलेशन की बात करिए। जो भी आपको मिलता है चलो वोट करने जाओ, जो नहीं जा रहा। बहुत सारे लोगों को लगता है अब इलेक्शन है 19 तारीख को, 19 तारीख को है शुक्रवार, सैटरडे छुट्टी है, क्योंकि 18 को हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है अंडर नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, तो छुट्टी कंपलसरी होती है। सैटरडे को भी छुट्टी है, संडे को। तो लोगों को लगता है कि नहीं यार अब छुट्टी मिल गई, हम घूमने चलते हैं, कहीं लॉन्ग वीकेंड जाएंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप जहाँ घूमने जाना चाहिए बस सुबह वोट करके फिर आप जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि हर नागरिक ने, छोटे बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग ने, रोज़ इलेक्शन के बारे में बात करना चाहिए। और हमारा जो मिशन है, मिशन डिस्टिंक्शन की 75% कोई भी हालत में हमको मतदान इस बार करके लेना, इस ध्येय को हमको अचीव करना है। बड़ी अच्छी बात ये हुई कि मेरी बच्ची जो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, उसके स्कूल से एक फॉर्म आया और उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन आप पेरेंट्स का भर के मांगना, संकल्प पत्र, हाँ, कि आप वोट करेंगे। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लगभग हमारे ज़िले में 1.5 से 2 लाख ऐसे संकल्प पत्र भर के आए हैं। और अभी जो हमने इस इलेक्शन में हम महिलाओं को भी बड़े पैमाने पे इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि अभी जो विमेंस डे गया उसमें भी हमने महिला जो बचत गट थी पूरी, उनसे भी संकल्प पत्र लिख के लिया। वैसे भी 1,70,000 संकल्प पत्र है। अभी आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी बेटी ने आप संकल्प तोड़ते हैं उसका कि जाते हैं। आई होप कि आप सब मतदान करने उस दिन आप सभी को करना चाहिए, क्योंकि हमारा मोरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ राइट है, वोटिंग करना चाहिए। म्हणजे मतदान करूनच आम्ही आमच्या कामाला देखील सुरुवात करत असतो. जसं आपण सुरुवातीलाच म्हटलं की हा प्रशासनासाठी सुद्धा एक महाउत्सव असतो. पण महाउत्सव हा साजरा होत असताना सुरक्षा देखील तेवढीच महत्त्वाची असते. तर सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस विभागाला जिल्हा प्रशासनानं काय सूचना केलेल्या आहेत? याच्यामध्ये आपले CP सर आहेत, आमचे SP आहेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टेट पोलीस, आणि याच्यामध्ये इलेक्शन असल्यामुळे आपण सेंट्रल आर्म पोलीस पण बोलत असतो. त्यांचं जनरली जर आपण सिक्युरिटी म्हटलं, पोलिंग सिक्युरिटी ड्युरिंग द पोलिंग अँड आफ्टर पोलिंग, पोलिंगच्या वेळेस जे सेन्सिटिव्ह पोलिंग स्टेशन्स आहेत, जे क्रिटिकल आहे, जिथं आम्हाला वाटतं की लॉ अँड ऑर्डर होऊ शकतो, तिथं आपण एक्स्ट्रा पोलीस फोर्स देतो. त्या ठिकाणी सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्सचे आपण जवान तिथं देत असतो. त्याच्यानंतर वोटिंगला जाताना गाडीला सिक्युरिटी, वोटिंग झाल्यावर EVM आणताना सिक्युरिटी, मग ते स्ट्रॉंग रूमला ठेवल्यावर स्ट्रॉंग रूममध्ये पण एक कडोकड बंदोबस्त असतो. 3 टायर आपण सिक्युरिटीची देत असतो. सगळ्यात आतमधली जी असते ते सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्सची असते, बाहेरची स्टेट आर्म पोलीसचं असते, आणि त्याच्या बाहेर आपलं लोकल पोलीस असतं, आणि CCTV असतं. म्हणजे एव्हरीथिंग इज SOP, प्रत्येक गोष्टीची SOP कमिशनने दिलेली आहे. त्यामुळे त्या SOPला आम्ही कुठेही डायव्हर्ट करू शकत नाही, आणि इट इज ऑल क्रिस्टल क्लिअर गाईडलाईन्स आहे. कसलाही ग्रे एरिया त्याच्यामध्ये नसल्यामुळे सिक्युरिटीला पण मोठ्या प्रमाणामध्ये यावेळेस सिक्युरिटी उपलब्ध करून घेण्यात आलेली आहे. म्हणजे याच्याशीच निगडीत माझा पुढचा प्रश्न हाच होता की आपण मतदानासाठी तर 19 तारखेसाठी सर्व तयारी करत आहोत, पण त्यानंतर सगळ्या EVMs सुरक्षित ठेवणं आणि मतमोजणीसाठी प्रशासनाची काय व्यवस्था आणि एकूण नियोजन राहणार? जे मी ऑलरेडी सांगितलं आहे की EVMच्या सिक्युरिटीच्या वेळेस आपण हे 3 टायर सिक्युरिटी पण देत असतो, CCTVचा कव्हरेज असतो, तिथे मीडियासाठी पण आपण जागा देत असतो, आणि त्यातल्या त्यात पॉलिटिकल पार्टीजला त्यांना थांबण्यासाठी पण आपण एक शामियाना त्यांना करून देत असतो. ते येऊन लॉक बघू शकतात, त्याचे पण प्रोटोकॉल आहेत. त्याच्याकडे तिकडे वेपनाइज सगळे आपले सिक्युरिटी गार्ड असतात, आणि 1.5 महिना आम्हाला तो सिक्युरिटीमध्ये ठेवायचा. आणि काउंटिंगसाठी पण आपल्या वेगळ्या टीम आहेत, त्याचा पण वेगळा प्रोटोकॉल असतो, आणि जे कमिशनच्या गाईडलाईन्स त्यानुसार आपण ते काउंटिंग करण्यात येते. सुरक्षा की बात होगी, सुरक्षा का जिम्मा नागपुर में शहर पुलिस आयुक्त के माध्यम से जो है एक तरीके से पूरा किया जाता है, उनकी निगरानी में होता है. एक बड़ी अच्छी ट्यूनिंग भी देखने को मिली आपकी और पुलिस आयुक्त साहब की. प्रोटोकॉल को तोड़कर वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि
पुलिस आयुक्त उसमें आ जाएं, वो खुद इनिशिएटिव लेके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो अच्छी ट्यूनिंग प्रशासन की भी दिखाई दे रही है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, इलेक्शन कोई एक आदमी से नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। हमारे डिविजनल कमिश्नर मैडम, सीपी सर, मैं, एसपी साहब, सीओ मैडम, कमिश्नर सर, सभी, इट इज़ अ टीम वर्क। और अलग अलग हमको ऐसा लगता है कि सीपी सर है हो गए, कोई भी, हमारा यही है कि टीम मिल के काम करेंगे। टीम करने से काम करने का एक फ़ायदा कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, और जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप नहीं है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वंस देयर इज़ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वहाँ पे प्रॉब्लम वैक्यूम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम आती है। तो हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, अभी तक तो सब अच्छा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि 4 जून तक भी बढ़िया ट्यूनिंग, और आगे भी हमारा ट्यूनिंग अच्छा ही रहेगा। इस बातचीत को अब हम समाप्त करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल चलते चलते आपसे ये है कि जो मतदान केंद्र हैं वहाँ किस तरीके की सुविधाएं मतदाताओं को उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि मतदाता पोलिंग बूथ तक आए तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। और इसके अलावा एक सवाल मेरा ये है कि आपने महिला मतदाताओं का जिक्र किया, महिलाओं की तो अपने आप में बड़ी भूमिका रहती है, ना केवल सामाजिक परिवर्तन और बहुत सारी चीज़ों में। नागपुर एक में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताएं जो है वो प्रमुख भूमिका में है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, विधायक कौन होगा, इसको तय करने में। नागपुर में भी अच्छा रेशो है महिला और पुरुष मतदाताओं का। तो महिला मतदाताओं के मद्देनज़र किस तरीके से इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि उनका जो है वोटिंग परसेंटेज। कमीशन ने लगभग 21 प्रकार की सुविधाएं हर पोलिंग स्टेशन पे हमको देना है। राइट फ्रॉम पीने की सुविधा है, लाइट्स होना चाहिए, दिव्यांगों के लिए रैंप होना चाहिए, फिर क्यू मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसे लगभग 21 प्रकार की वहाँ पे सुविधा है। हमने इस बार स्पेशली हम अलग ऐसा कर रहे हैं कि कोई जगह पे 3 से 4 पोलिंग स्टेशन एक जगह पे है, तो वहाँ पे रश हो सकती है, तो हम इस बार टोकन सिस्टम का ट्राई कर रहे हैं। वहीं पे हम वेटिंग रूम का प्रयत्न हम कर रहे हैं, हमारे नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स हम रखने वाले हैं। और महिलाओं के लिए तो ऑलरेडी प्रायोरिटी होती है कि हर एक पुरुष के पीछे हम 2 महिला छोड़ते हैं, कभी कभी महिलाओं के लिए प्राधान्य उसमें होता ही होता है। इस बार हम वहाँ पे महिला के लिए क्रेचे भी वहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हम रखेंगे। अगर धूप है तो वहाँ पे पंडाल डाल के छाव की भी ये हमको करना पड़ता है, वहाँ पे व्हील चेयर रखना पड़ता है। लगभग 21 प्रकार की फैसिलिटीज़ वहाँ पे हम देंगे। और जब भी आप देखो लास्ट इलेक्शन में और इस इलेक्शन में महिलाओं का वोटिंग परसेंट ज़्यादा ही होता है, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 75% वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का इसमें सहभाग होएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। 12 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसको लीड महिलाएं करेंगी, यस। इसमें 2 हम स्पेशल बना रहे हैं, एक विमेन लेड जिसमें से महिला ही रहेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग 1, पोलिंग 2, पोलिंग 3, और कुछ दिव्यांग हम PWD पोलिंग स्टेशन रहेंगे, वहाँ पे दिव्यांग ही पोलिंग ऑफिसर्स रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस करने के लिए कि वो भी किसी से कम नहीं है और वो भी सबके साथ मिलके काम कर सकते हैं। नक्कीच सर, नागपूर लोकसभा मतदारसंघ हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा मतदारसंघ आहे आणि या निष्पक्ष आणि शांततेत निवडणूक पार पडावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न दिसत आहेत आणि मोठी जबाबदारी आपल्यासुद्धा खांद्यावर आहेत. तर या प्रयत्नात आपल्याला यश मिळो हीच आमच्याकडून आपल्यासाठी शुभेच्छा आहे. जाता जाता आपण पुन्हा मतदारांना शेवटचं काय आवाहन कराल? माझं अजून आधी पण तेच आव्हान होतं, आताही तेच आव्हान आहे की ज्या प्रकारे तुम्ही मिशन युवा एनला, जे सगळ्या नागपूरकरांनी मिशन युवा एनला सक्सेसफुल करून दाखवलं, त्याच प्रकारे मिशन डिस्टिंक्शन, आपल्याला डिस्टिंक्शननीच या परीक्षेमध्ये पास व्हायचं आणि मिनिमम 75% वोटिंग नागपूर जिल्ह्यामध्ये, मग रामटेक राहो की नागपूर पार्लमेंटरी दोन्ही पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्यून्सीमध्ये 75% वोटिंग झालंच पाहिजे. धन्यवाद सर, आपण वेळात वेळ काढून आलात आणि इथे मार्गदर्शन केलं आणि मतदारांना आवाहन केलं, त्यासाठी आपले खूप खूप थँक्यू. तर हे होते जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर. या कार्यक्रमात बस इतकंच. नमस्कार.